जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूं और ये एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले क्लास हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को झारखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ाया है, तो इसका जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा क्लास। और ये एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले जो क्लास हैं इसमें मैंने कुछ ऐसे फैक्ट को डाले हैं जो कि बहुत कम किताबों में आपको देखने मिलते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना एग्जाम में कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनजातियों से संबंधित या झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित कि पता ही नहीं चलता कि ऐसे प्रश्न का उत्तर किस किताब में मिलेगा, और जनरली किताबों में नहीं होते हैं। वैसे ही फैक्ट को मैंने आज की क्लास में शामिल किया है। बहुत जानकारी आपको मिलेगी इस क्लास से। ये आज जो क्लास मैं लेने जा रही थी, तो जो लाइट मैं जलाती हूँ इस स्टूडियो में, तो वो लाइट फ्यूज कर गया था, तो मैंने कुछ अन्य लाइटों का प्रयोग करके मैं आज क्लास ले रही हूँ। तो हो सकता है कि जो बोर्ड जो है इस पर बहुत क्लियरिटी ना हो। कोशिश मैंने की है कि क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स। अगर क्लियर नहीं भी हो रहे होंगे तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी दिन आप लोगों का गैप हो, और मैंने कल बोला था कि आज से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्लास होंगे ही होंगे। आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए इस क्लास के, तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ स्मृति जेपीएससी, आप उसमें जुड़ जाइए, तो आज की क्लास का पीडीएफ मैं वहां शेयर कर दूंगी। ऐसे मेरे सारे पीडीएफ जो होते हैं वो पेड होते हैं, लेकिन आज चूंकि सही तरीके से दिख नहीं पा रहा होगा तो आप लोगों को नोट करने में दिक्कत होगी, तो मैं इसको शेयर कर दूंगी। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और ये सारे फैक्ट को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इस फैक्ट को लेकर के आने में मुझे भी बहुत काफ़ी समय लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। इसमें मैं कुछ ऐसे इन लोगों के संस्कार के बारे में बताऊंगी, इन लोगों की परंपराओं के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत कम ही छात्र होंगे जो इनके बारे में सुने होंगे। और आप इंटरेस्ट के साथ इस क्लास को देखिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि इन जनजातियों में कितनी विविधता है और कितना इनकी परंपराएं जो हैं वो प्रकृति से संबंधित हैं, और कितना कुछ मतलब कितना अच्छा है, कितना अद्भुत ये सारी परंपराएं हैं। देखिए, मुंडा जनजाति जो है, इसमें जो मुंडा शब्द है इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरहोर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुंडा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो मुंडा विशेष रूप से अगर देखा जाए तो मुंडा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। क्या होता है? तो गांव का राजनीतिक प्रमुख। लेकिन मुंडा भाषा में मुंडा शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। क्या होता है? तो विशिष्ट व्यक्ति इसका अर्थ होता है। ये खुद को कोल कहा जाना पसंद करते हैं और पसंद करते थे, और इनको होरो को या होरो नाम से भी जाना जाता है। तो होरो को मतलब क्या होता है, होरो का अर्थ क्या होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। देखिए, होरो को का अर्थ होता है मनुष्य, और होरो इसमें जो होता है वो मनुष्य की एक जाति है। मनुष्य जाति जो है वो होरो हो गई, और मनुष्य होरो को हो गया मनुष्य। तो ये खुद को होरो को या होरो भी कहते थे। इनमें एक समारोह होता है जुगटोपा समारोह मुंडा जनजाति में। अब हम लोग जब जुगटोपा समारोह के बारे में जानेंगे तो इसमें कुछ शब्द आपको मिलेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि उस शब्द से भी आपको अवगत करा दूं, ताकि अगर उस शब्द से भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप उसके आंसर करने में सक्षम हो। देखिए, 6 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि खोंगसो क्या है। तो खोंगसो बालों में लगाने वाला एक आभूषण होता है। अंगनई क्या होता है, या एक एग्जाम था जो जेएसएससी ने कंडक्ट कराया था, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कम्ब कट क्या है। तो कम्ब कट क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में समझ में नहीं आता है कि ये चित्रकला है या फिर ये डांस है या फिर क्या है। तो किस तरीके से होता है, क्या होता है, इसकी जानकारी बहुत कम किताबों में दी गई है। तो वही सारी चीज़ों को मैं अब क्लासेस में शामिल करूंगी, जो कि एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले क्लासेस कहे जाएंगे। देखिए, शब्द सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शासन क्या होता है। शासन क्या, किसे कहते हैं शासन। इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा शासन के बारे में, लेकिन मैं चूंकि जुगटोपा समारोह पढ़ा रही हूँ इसलिए शासन, शासन दीरी, ये सभी चीजें बतानी जरूरी हैं। मृतकों के अस्थि को गाड़ने का जो स्थान होता है उसको शासन कहते हैं। जैसे ये स्थान है जहाँ पर मृतकों को गाड़ा जाता है, उनकी अस्थियों को गाड़ दिया जाता है, तो उसको शासन कहते हैं। और इन अस्थियों को जहाँ पर गाड़ा जाता है तो वहाँ पर एक पत्थर लगाए जाते हैं, उसको शासन दीरी कहते हैं। निशान के लिए या चिन्ह के लिए पत्थर लगा दिए जाते हैं, उसको शासन दीरी कहते हैं।
और इसी शासनदिरी के पास जब अस्थियों का जो विसर्जन किया जाता है, उसको गाड़ने का समारोह होता है, तो उसको उसी समारोह को जुगटोपा समारोह के नाम से जाना जाता है। तो अब तो आपका क्लियर हो गया होगा कि जुगटोपा समारोह क्या होता है मुंडा जनजाति में, तो ये आपने जाना। अब आप जानेंगे कि कुछ अन्य शब्द जो मुंडा जनजाति से संबंधित हैं, जैसे कि आदिंग क्या होता है। आदिंग देखिए, शब्दार्थ हार्ड वर्ड जो टफ वर्ड है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, पूछ दिया जाएगा कि खोंगसो क्या है, पूछ दिया जाएगा बिरहोर का क्या अर्थ होता है, पूछ दिया जाएगा आपसे कि अंगनई क्या है। इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ वो सारे टफ वर्ड्स जो हैं आप उसको सुने रहें, समझे रहें, उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो जो पूर्वज पितरों का, पितर जो होते हैं, जो पूर्वज हमारे जिनकी मृत्यु हो गई रहती है, तो पितरों की आत्माओं का निवास स्थल जो होता है, जैसे घर है, तो इसमें एक स्थान बनाया जाता है जहाँ पर पितरों का निवास होता है। उसको जब मान लीजिए कोई एक घर का एक कोना है, यहाँ पर एक स्थान बना दिया गया, पूजा वूजा होता है वहाँ पर, तो वहाँ पितरों के निवास स्थल उसको कहा जाता है। आत्मा, उनके आत्माओं का निवास होता है यहाँ पर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अदिंग। यही होता है अदिंग। अगला शब्द है वो है हड़िया। आप लोग बहुत जो हैं वो बहुत छात्र हैं वो सुने भी होंगे इस शब्द को। झारखंड का ये प्रमुख पेय पदार्थ है। और हड़िया जो होता है वो मुंडाओं का प्रमुख पेय पदार्थ होता है। अन्य जनजातियां भी इसको प्रयोग में लाती हैं। किसी किसी जनजातियों, जैसे हो जनजाति में इसको इली कहते हैं हड़िया को। बटोई किसको कहते हैं? मुंडा जनजाति में बटोई किसे कहा जाता है? तो पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको बटोई कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ऐसा भी प्रश्न, बटोई किसे क्या, बटोई क्या होता है? तो ये वस्त्र है या चित्रकला है या संगीत है, नृत्य है, क्या है? तो बटोई वस्त्र होता है जो मुंडा जनजातियों के पुरुष जो हैं वो धारण करते हैं। भगवा किसे कहते हैं? तो वृद्धों के द्वारा धारण करने वाले वस्त्र को भगवा कहा जाता है। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो उस तरीके वो वस्त्र उसको धारण करते हैं, तो वो भगवा होता है। कमरा किसको कहते हैं? तो ये कंबल जो ठंड में उसको ओढ़ा जाता है कंबल को, तो ये कंबल को कमरा कहते हैं। परिया क्या होता है? तो परिया साड़ी को कहा जाता है। मुंडा जनजातियों में परिया साड़ी को कहा जाता है। खड़िया किसको कहते हैं? देखिए, खड़िया एक जनजाति है, इसको आप नहीं भूलेंगे। लेकिन मुंडा जनजाति में जो खड़िया होता है वो लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को कहते हैं खड़िया। परिया इसको कहते हैं, साड़ी को परिया कहते हैं, और लड़कियां जो वस्त्र धारण करते हैं उसको खड़िया कहते हैं। सोटा होता है छड़ी। सोटा हम लोगों ने सुना था, सोटा हम लोगों ने भी सुना है इस शब्द को, सोटा। छड़ी को कहते हैं। सुतुम थैली। सुतुम थैली शब्द का अर्थ क्या है? तो तंबाकू की थैली को सुतुम थैली कहते हैं। चुनौटी किसको कहते हैं? तो चूना की डिबिया को चुनौटी कहते हैं। चातोम किसको कहते हैं? तो बांस की बनी हुई छतरी, जो बांस की बनी हुई होगी वो, उस छतरी को चतोम के नाम से आना था, चतोम कहते हैं उसको। खरपा किसको कहते हैं? तो चमड़े के चप्पल को खरपा कहते हैं मुंडा जनजाति में। खटनही किसको कहते हैं? तो जो काठ की चप्पल होता है, लकड़ी का बना हुआ चप्पल, हम लोगों ने भी देखा था लकड़ी के बने दादाजी लोग को पहनते हुए, तो उसको खटनही कहते हैं। तो ये लकड़ी का बना हुआ चप्पल होता है, और चमड़े के बने हुए चप्पल को खरपा कहते हैं। खटनही लकड़ी का बना हुआ चप्पल को कहते हैं। मुंडा जनजाति में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख आभूषण के बारे में हम लोग जाने, फिर आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बेरा जो होता है वो पुरुषों के द्वारा हाथों में पहने जाने वाला कांसे का या फिर लोहे का एक आभूषण होता है, जो, और हम लोग भी बेरा शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, अगर उनके छठियार में, अगर हम लोग पार्टी में गए उसके छठियार में, तो फिर वो बेरा जो है वो लेकर के जाते हैं, चांदी का बना होता है, तो वो बेरा है, हाथों में ही पहना जाता है उसको। पुरुष जो है मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा हाथों में धारण किया जाता है, जो कि कांसे या लोहे का बना होता है, उसको बेरा के नाम से आना जाता है। लाठी क्या होता है? महिलाएं इसको धारण करती हैं। हम लोग के यहाँ भी इसका चलन लाठी का। तो महिलाओं के द्वारा हाथों में पहने जाने वाला लाह का बना हुआ चूड़ी होता है। और आपको पता है कि झारखंड में लाह जो है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन झारखंड में ही होता है, तो यहाँ से लाह विदेशों में भी जाते हैं। तरकी क्या होता है? तो कानों में पहना जाता है तरकी। तरकी कानों में पहना जाता है, कानों में पहने जाने वाला आभूषण है जो मुंडा जनजातियों के द्वारा धारण किया जाता है, कानों में पहना।
तार साकोम क्या है? तो बाहों में पहना जाने वाला आभूषण है तार साकोम, याद रखिएगा नाम, तार साकोम। हंसुली गले में पहने जाने वाला आभूषण है, मुंडा जनजातियों के द्वारा इसको धारण किया जाता है। उड़ू तथा खोंगसो ये बालों में लगाने वाला आभूषण है, और यही खोंगसो से 6 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आपसे 6 जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारे प्रश्न भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है और आपकी तैयारी जो है और भी बेहतर हो जाएगी। तो उड़ू तथा खोंगसो ये बालों में लगाने वाला ये आभूषण है। झुटिया ये उंगलियों में पहनने वाला जाने वाला आभूषण है, जो उंगलियों में पहना जाता है, झुटिया। नथ और छुछी, नथ और छुछी ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। पटवारी ये ललाट पे, पटवारी जो होता है ललाट में पहने जाने वाला ये आभूषण है, पटवारी। नाकी ये लकड़ी की कंघी होती है, जिसको नाकी कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई कंघी होती है। बेरनी मूंगा मुदरी के हिसीर, स्त्री पुरुष के द्वारा ये गले में पहने जाता है। बेरनी मूंगा या मुदरी के हिसीर ये सभी गले में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, जो कि पुरुषों के द्वारा इसको धारण किए जाते हैं। मुंडा जनजाति में गोदना का भी प्रचलन है, टैटूज बनाने का, यहाँ पर ठुड्डी पर, ललाट पे, गर्दन पे, हाथ पे, यहाँ बाजू पर, इन सभी जगहों पर, यहाँ कभी कभी मैंने देखा सीने पर भी। तो गोदना लगाने का प्रचलन है, गोदना बनाने का। तो ये इसको मुंडा जनजाति जो है वो सांगा के नाम से इसको जानती है। सांगा, सांगा क्या होता है? तो ये गोदना को कहते हैं सांगा मुंडा जनजाति में। मलहोरीन क्या होता है? तो गोदना जो गोदती हैं उनको मलहोरीन कहते हैं। जो गोदना गोदने के लिए जो आती हैं उनको मलहोरीन कहते हैं, जिसको टैटू आर्टिस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन ये आधुनिक समय के हैं, लेकिन मुंडा जनजाति की हम लोग बात करें तो वहाँ मलहोरीन कहा जाता है गोदना गोदने वाली को। अन्य कुछ फैक्ट हैं जो मुंडा जनजाति से संबंधित है। देखिए, मुंडा जाति की 2 शाखा है, कौन कौन सी है? तो एक तो है महली मुंडा को, दूसरा है कोम्पाट मुंडा को। कोम्पाट मुंडा को जो है वो काफी कुछ हिंदू धर्म से वो प्रभावित है, कोम्पाट मुंडा को। इन मुंडा जनजाति का जो गोत्र होता है उसको किली कहते हैं, और गोत्र का नाम प्रायः पशु, वृक्ष अथवा पौधे के नाम पर ही रखा जाता है। और गोत्र को क्या कहते हैं मुंडा जनजाति में? तो किली कहते हैं। मुंडाओं का कुछ सामाजिक स्तर है, जैसे कि हिंदुओं में भी एक सामाजिक स्तर है उसको, वैसे ही मुंडाओं में भी सामाजिक स्तर है। तो ये होता है ठाकुर, सबसे ऊपर स्तर पे ठाकुर होते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे मानकी का आता है, तीसरे स्थान पे मुंडा है, चौथे स्थान पे बाबू भंडारी है, और 5वें स्थान पे पातर होते हैं। तो ठाकुर, मानकी, मुंडा, बाबू भंडारी और पातर, ये मुंडाओं का एक सामाजिक स्तर होता है। मुंडाओं की स्त्रियों की जो स्थिति है, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। पिता का अधिकार सर्वोपरि होता है, यानी कि जो मुंडाओं के जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। स्त्रियां जो होती हैं वो संपत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं होती हैं। पुरुष जो होगा, जैसे जो बेटा होगा वही संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। स्त्रियों को पोषण तथा वैवाहिक खर्च पिता के उत्तराधिकारियों से लेने का अधिकार है। मतलब पोषण के लिए या वैवाहिक खर्च लेने के लिए जो पिता के उत्तराधिकारी हैं उनसे लेने का अधिकार होता है स्त्रियों को घर में। मुंडा स्त्रियों का आर्थिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। गारसी बोंगा किसको कहते हैं? मुंडा जनजाति में गारसी बोंगा किसे कहते हैं? तो जो गर्भ की रक्षा करने वाले जो देवता होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है गर्भ की रक्षा के लिए, उनको गारसी बोंगा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में साकीन किसे कहा जाता है? तो बच्चों का नामकरण संस्कार को मुंडा जनजाति में साकीन कहा जाता है। जो नामकरण का जो संस्कार होता है मुंडा जनजाति में, उसको साकीन कहा जाता है। तुतर तुकुई किसे कहते हैं? तुतर तुकुई, तो कान छेदने का जो संस्कार होता है, कान भेदन या कान छेदन का जो संस्कार होता है, उसको तुतर तुकुई के नाम से जाना जाता है। और ये तुतर तुकुई का जो रस्म मुंडा जनजाति में होता है कान छेदने का, ये 2 से 5 वर्ष के बीच में ये संस्कार होते हैं। खूंट हकार बोंगा किसको कहते हैं? मुंडा जनजाति में खूंट हकार बोंगा,
तो ये कुल देवता को खूंट हकार बोंगा कहते हैं। अब हम लोग मुंडा जनजाति के विवाह के बारे में हम लोग जाने, किस किस तरीके के विवाह जो है मुंडा जनजातियों में प्रचलित हैं काफी। तो सबसे पहला जो विवाह का एक तरीका है वो है हरण विवाह। हरण विवाह किस तरीके का विवाह है, अब हम लोग ये देखेंगे। हाट या मेले में पसंद की गई लड़की को जो कि उनको पसंद, अगर कोई लड़की पसंद आ गई हाट में या मेले में, तो उसको हर करके, उसको चुरा करके लेकर के आया गया और उससे विवाह रचाया जाता है। तो वैसे विवाह को क्या कहते हैं? हरण विवाह। हर करके ले आया गया विवाह, कहाँ से? तो मेले से, हाट से, बाजार से। तो वैसे विवाह को हरण विवाह कहते हैं और जो कि मुंडा जनजाति में प्रचलित है। अगला जो विवाह है वो है राजी खुशी विवाह। अब राजी खुशी विवाह किस तरीके का विवाह है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो वर कन्या की इच्छा इसमें सर्वोपरि होती है। उसको राजी खुशी, मतलब वर वधू जो हैं वो अपनी राजी खुशी से अपने विवाह करते हैं, उसको राजी खुशी विवाह कहते हैं। तो इनकी इच्छा सर्वोपरि होती है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला बात होता है यहाँ पे, तो राजी खुशी वाली बात है। तो वर कन्या की इच्छा इसमें सर्वोपरि होती है। अगला जो विवाह है वो है हट विवाह। ये किस तरीके का विवाह है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो वधू वर के यहाँ जबरन प्रवेश करके रहने लगती है और उसके बाद उनके जो माता पिता हैं उनके द्वारा शादी करवा दी जाती है। तो इस तरीके के विवाह को हट विवाह कहते हैं। जो लड़की होती है वो वर के यहाँ, वधू जो होती है वो वर के यहाँ जाती है और जबरन उनके यहाँ जाके रहने लगती है, उसके बाद विवाह होता है, उसको हट विवाह कहते हैं। तो इस तरीके के विवाह भी मुंडा जनजातियों में प्रचलित हैं। अगला जो विवाह है ये है सेवा विवाह। सेवा विवाह के बारे में हम लोग जाने कि वर ससुर के घर रह करके सेवा के द्वारा वधू मूल्य को चुकाता है। उसके बाद जो विवाह होता है उसको सेवा विवाह कहते हैं। देखिए, वधू मूल्य का प्रचलन है मुंडा जनजातियों में। वधू मूल्य किसे कहते हैं? तो वर जो होता है वो विवाह के समय में वधू को जो मूल्य चुकाता है, जो उपहार देता है, उसको वधू मूल्य कहते हैं। तो ये पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर होता है वो वधू मूल्य चुकाने का हैसियत नहीं रखता है या फिर नहीं चुका पाता है, तो इसके लिए सेवा करना पड़ता है। विवाह के पहले बीबी के यहाँ जाकर, मतलब वधू के यहाँ जाकर के उनके पिताजी का, यानी कि अपने ससुर का वो सेवा करते हैं और उसके बाद विवाह होता है, तो उसको कहते हैं सेवा विवाह। तो वर ससुर के घर रह करके सेवा के द्वारा वधू मूल्य को चुकाता है, तो वैसे विवाह को कहते हैं सेवा विवाह, जो कि मुंडाओं में प्रचलित है। मुंडा जनजाति में सगाई किसे कहते हैं? सगाई होगा तो मुंडा जनजाति में सगाई कहते हैं विधवा अथवा परित्यक्तता से अगर कोई विवाह करता है तो इस तरीके के विवाह को सगाई कहते हैं। आयोजित विवाह क्या होता है? तो इसमें ये जो सर्वोपरि विवाह है मुंडा जनजातियों का, तो इसमें क्या होता है, लड़के का जो पिता होता है वो अगुआ को लड़की के घर भेजता है। अगुआ को लड़की के घर भेजेगा और उसके बाद इस विवाह को तय किया जाता है। प्रोसेस है कि अगुआ की बहुत ज़्यादा आवाभगत होगी लड़की के यहाँ, लड़की के यहाँ जाएगा। देखिए, यहाँ पर बिहार में या झारखंड से बाहर के क्षेत्रों में जो अगुआ होते हैं वो लड़की के यहाँ से लड़का के यहाँ जाते हैं और वधू मूल्य का प्रचलन नहीं होता है, वर मूल्य का प्रचलन होता है। और झारखंड की जनजातियों में वधू मूल्य का प्रचलन है, वर पक्ष ही वधू को मूल्य देगा और अगुआ जो होता है वो वर के तरफ से वधू के यहाँ जाते हैं और वधू के यहाँ जाने के बाद उस अगुआ का बहुत ज़्यादा आवाभगत किया जाता है, उनका सेवा सत्कार किया जाता है, बहुत उनका सम्मान किया जाता है। उसके बाद बाला मारंग पेरा एक संस्कार होते हैं जो कि मंगनी जिसको कहते हैं, बाला मारंग पेरा। मुंडा जनजाति में बाला मारंग पेरा किसको कहते हैं? मंगनी को कहते हैं। उसकी मंगनी की तिथि निश्चित कर दी जाती है। फिर वधू मूल्य का निर्धारण किया जाता है और वधू मूल्य को कुरी गोनोंग या गोनोंग टका के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में वधू मूल्य किसे को क्या कहते हैं? तो कुरी गोनोंग या गोनोंग टका, कुरी गोनोंग या गोनोंग टका मुंडा जनजाति में वधू मूल्य को कहते हैं। फिर वधू मूल्य फिक्स किया जाता है। फिर एक संस्कार होता है लोगान टोल। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी गई थी, लेकिन आप अगर झारखंड की जनजातियों से संबंधित हैं, खास करके मुंडा जनजाति के, तो आप इस संस्कार के बारे में बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं भी उसके बारे में अधिक जानकारी ले पाऊंगी। और मैं जानना चाहती हूँ कि लोगान टोल जो होता है वो क्या होता है, तो आप कृपया अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप मुझे बताएं।
तो लोगान टोल का रस्म होता है और फिर उसके बाद विवाह जो उसको आरंडी कहते हैं तो वही तय कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से विवाह हो गया। एक और भी बहुत ही अनोखा अद्भुत प्रथा है, वो है तलाक का। तलाक सिंपल तरीके से नहीं होता, अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, तलाक के बारे में, अब विवाह के बारे में तो आपने जाना, अब तलाक किस तरीके से लिए जाते हैं मुंडा जनजाति में, अब ये जानते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रमुख पंच जो होता है, वो जो तलाक चाहता है उनको साल का पत्ता पकड़ा देता है। जैसे कि जो मान लीजिए कि कोई वर वधू है, अगर वो आपस में तलाक लेना चाहते हैं तो वो पंच के सामने वो आएंगे और पंच क्या करता है कि उन दोनों को साल का सखुआ का पत्ता जिसको बोलते हैं, तो साल का पत्ता उनको दोनों को पकड़ा देता है। और जो वर वधू तलाक चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, उस पत्ते को फाड़ देते हैं। तो और उस तलाक इस तरीके से हो जाता है, पत्ते को फाड़ दिया जाता है तो तलाक हो गया। तो ये जो प्रथा होती है तलाक होने की, इसको साकमचारी के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? इसको साकमचारी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको पथफड़वा भी कहते हैं। पथफड़वा, तलाक को पथफड़वा भी कहते हैं या साकमचारी के नाम से भी जाना जाता है। आपने जाना है पत्ते को फाड़ करके, वो भी किस पेड़ के? तो साल के पत्ते को फाड़ करके तलाक होता है। यदि स्त्री तलाक चाहती है तो इसे गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। अगर जो लड़की है, अगर वो चाहती है तलाक लेना, चूंकि उसको वधु मूल्य मिला रहता है, तो उसको गोनोंग टका जो है वो उसको लौटाना पड़ता है, फिर तलाक होता है। इस तरीके से आज की क्लास में आपने मुंडा जनजाति के बारे में जाना। कल की क्लास में हम लोग उरांव के बारे में जानेंगे। क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो मैं ये जनरली तो कहती नहीं हूँ, लेकिन बहुत मेहनत किया मैंने इस क्लास में, तो लाइक तो बनता है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो फिर अगर और भी आप इस तरीके की क्लास और भी ज़्यादा चाहते हैं आने वाले समय में, तो आप ज़रूर कमेंट भी कीजिए। और मैंने जो आपसे शब्द का मतलब पूछा है, ये वाला जो शब्द है, क्या नाम था इसका, लोगान टोल, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।